नमस्कार मित्रों, मैं अनिल, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम लोग समावेशी शिक्षा के अनुकूल कक्षा का प्रत्येक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम के बारे में अध्ययन करेंगे। यहां से आपके DLED BEd सेमेस्टर और अदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग शुरू करते हैं। कक्षा का प्रत्येक कैसा होना चाहिए, तो हम बात करें कक्षा का प्रत्येक तो आयामों के माध्यम से अध्यापक को ऐसे निर्देशन तथा ठोस परामर्श की जानकारी होती है जिनके माध्यम से कक्षा में अध्यापक अपने विद्यार्थियों में रुचिपूर्ण अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करके अधिगम को प्रभावपूर्ण बनाता है और विद्यार्थियों का सामाजिक विकास करता है। प्रायः अध्यापक को इस बात की जानकारी नहीं होती कि उन्हें क्या करना है। इससे कक्षा व्यवहार नीरस हो जाता है। इससे इस तथ्य को आधार मिलता है कि कक्षा शिक्षण में सुधार हेतु कक्षा के व्यवहार को वर्णित करने तथा उस कक्षा व्यवहार का निरीक्षण करने हेतु कौशल का विकास करना आवश्यक है। शिक्षण अध्यापक को कक्षा के कार्यों तथा क्रियाकलापों तथा कक्षा शिक्षण में अध्यापक विशिष्ट कौशल में दक्ष होना चाहिए। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें कक्षा का प्रत्येक कैसा होना चाहिए, तो देखिए मित्रों, जो शिक्षक होता है, एक अध्यापक होता है, वह विभिन्न आयाम विभिन्न शिक्षण विधियों का उसे जानकारी होती है, उसे उसका प्रयोग करने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो एक अध्यापक होता है वह विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से बालक को पढ़ाता है, बालक की रुचि क्षमता योग्यता के अनुरूप वह पढ़ाता है। और दोस्तों, जिन अध्यापक में इस विभिन्न शिक्षण विधियों व विभिन्न बालक के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगी कि बालक की रुचि क्षमता योग्यता क्या है, तब तक वह पढ़ा नहीं सकता। जब तक कोई भी अध्यापक अपने शिक्षण विधि में वह दक्ष नहीं होगा, अपने कौशल में दक्ष नहीं होगा, पढ़ाने के कौशल में दक्ष नहीं होगा, तो वह पढ़ा नहीं सकता है। और दोस्तों, जो शिक्षक बालक की रुचि क्षमता योग्यता को जानने में सक्षम होगा, जो अध्यापक विभिन्न आयामों को जानने में सक्षम होगा, जो अध्यापक विभिन्न शिक्षण विधियों को जानने में सक्षम होगा, जो जानता होगा, वह बालक को अच्छे से पढ़ा लेगा। बालक की रुचि क्षमता योग्यता के विकास के लिए, उसका सर्वांगीण विकास के लिए, उसके सामाजिक विकास के लिए वह अच्छे से पढ़ाएगा। अब मित्रों, यदि हम बात करें कक्षा वातावरण मुख्य रूप से शिक्षा से जुड़ा है। इसमें अध्यापक की क्रियाएं जैसे अनुशासन, नियंत्रण, आज्ञा देना, अभिप्रेरणा तथा अधिगम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण सम्मिलित है। यह कक्षा वातावरण के निर्माण में अध्यापक की भूमिका पर केंद्रित करता है। अध्यापक कक्षा में अच्छे अधिगम वातावरण के निर्माण हेतु समस्याओं के समाधान करने हेतु प्रयुक्त रहता है। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें कक्षा का वातावरण किस लिए, इस शब्द का प्रयोग किस लिए उपयुक्त है, किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो कक्षा का वातावरण की यदि हम बात करें तो हमारे मन में सीधी सी बात आनी चाहिए शिक्षा कि जो कक्षा का वातावरण शब्द है यह मुख्य रूप से शिक्षा से जुड़ा हुआ होता है। शिक्षा के लिए दोस्तों अध्यापक की ज़रूरत पड़ती है। जो अध्यापक होता है वह कक्षा में अनुशासन बनाए रखता है, नियंत्रण बनाए रखता है, आज्ञा देता है और दोस्तों बच्चों को विभिन्न अवप्रेरणा के माध्यम से, मोटिवेशन के माध्यम से बालक को सिखाता है। बालक के मन में वह सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है, बालक के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन करता है। व्यवहार परिवर्तन को ही हम अधिगम कहते हैं। बालक के व्यवहार परिवर्तन को ही हम अधिगम कहते हैं। और दोस्तों, यह कक्षा वातावरण के निर्माण में अध्यापक की मुख्य भूमिका होती है। अध्यापक मुख्य केंद्र में होता है। और मित्रों, जब अध्यापक कक्षा में अच्छे अधिगम वातावरण का निर्माण करेगा, समस्याओं का समाधान करेगा, तो उस शिक्षण विधि के द्वारा, जिस शिक्षण विधि के द्वारा वह करेगा, तो बालक सक्रिय होकर पढ़ेंगे। अब मित्रों, दूसरी पॉइंट की बात करते हैं, कक्षा का विस्तार, डायमेंशन ऑफ क्लासरूम। शिक्षण आयामों तथा कक्षा के स्वरूप में बहुत भिन्नताएं हैं। एक आयाम कक्षा हेतु सामान्य प्रारूप प्रस्तुत करते हैं। कक्षा के 4 विस्तार होते हैं। देखिए मित्रों, 4 विस्तार कक्षा क्या है, तो आपके सामने पहला पॉइंट है भौतिक विस्तार तथा वातावरण, फिजिकल डायमेंशन और इन्वायरमेंट। दूसरा पॉइंट है सामाजिक तथा सांस्कृतिक विस्तार, सोशल एंड कल्चर डायमेंशन। तीसरा पॉइंट है मनोवैज्ञानिक विस्तार, साइकोलॉजिकल डायमेंशन। अब दोस्तों, चौथा पॉइंट की हम बात करते हैं नैतिक व्यवहार तथा मूल्य विस्तार, इथिकल कंसिडरेशन एंड वैल्यू डायमेंशन। देखिए मित्रों, कक्षा क्रियाकलापों के प्रबंध में अध्यापक को इन 4 विस्तारों को ध्यान में रखना पड़ता है। निम्नलिखित सोपानों में इन 4 का संक्षेप में विवरण दिया गया है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए मित्रों, कक्षा का विस्तार का क्या मतलब होता है। कक्षा का विस्तार का मतलब होता है कि कक्षा में कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ताकि एक कक्षा का
माहौल क्रिएट किया जाए, एक कक्षा का वातावरण कैसे बनाया जाए, कैसे क्रिएट किया जाए। देखिए मित्रों, इसमें आपका पहला पॉइंट है भौतिक विस्तार या वातावरण, फिजिकल डायमेंशन और इन्वायरमेंट। कक्षा एक शिक्षण संस्थान की क्रियात्मक इकाई होती है। शिक्षा संस्थान के संस्थापक तथा प्रबंधक या व्यवस्थापक शिक्षा संस्थान के स्थान, भवन, लॉन और कक्षा का प्रारूप तैयार करते हैं। कक्षा प्रबंधन के अंतर्गत बैठने की व्यवस्था, प्रकाश, वायु का प्रबंध तथा श्यामपट्ट की व्यवस्था की जाती है। व्यवस्थापक होने के नाते अध्यापक को कक्षा के वातावरण संबंधी इन सब सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कक्षा का वातावरण से संबंधित यह सुविधाएं अधिगम की संचालक हैं, अर्थात यह सब सुविधाएं अधिगम में सहायक होती हैं। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें कक्ष के विस्तार के लिए भौतिक वातावरण क्या होना चाहिए। देखिए मित्रों, जो कक्ष है, जो कक्षा शिक्षा है, या जो शिक्षा संस्थान है, कक्षा जो है शिक्षा संस्थान की एक छोटी क्रियात्मक इकाई होती है। एक इकाई के रूप में आपका कक्षा होता है शिक्षा संस्थान। यदि हम विद्यालय की बात करते हैं, विद्यालय में यानी कि बहुत सारे विद्यालय की यदि हम विद्यालय की बात करें तो आपके मन में विभिन्न कक्षा की उपस्थिति, विभिन्न कक्षा, अलग अलग वर्ग के कक्षा, जैसे कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 की अनुभूति होती है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, यदि हम बात करें एक कक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, यदि हम एक कक्षा की व्यवस्था की बात करें या पूरे विद्यालय शिक्षा संस्थान की बात करें, तो जो शिक्षा संस्थान के संस्थापक होते हैं या प्रबंधक होते हैं या व्यवस्थापक होते हैं, उनका यह उत्तरदायित्व होता है कि जो आपका विद्यालय हो, जो आपका कक्ष हो, उसका प्रारूप कौन तैयार करता है? उसका प्रारूप तैयार करते हैं व्यवस्थापक, संस्थापक, प्रबंधक, ये सब प्रारूप तैयार करते हैं। लेकिन मित्रों, कक्षा प्रबंधक का यह उत्तरदायित्व होता है कि कक्षा में बैठने का उचित साधन हो, कक्षा में बैठने के डेस्क बेंच अच्छे से हो, कक्षा में प्रकाश उपयुक्त आए ताकि बच्चे अच्छे से देख सके, कक्षा में श्यामपट्ट की व्यवस्था हो, बेंच की व्यवस्था हो, वायु उचित तरीके से पहुँचे, और दोस्तों जो कक्षा हो, जो आपका विद्यालय हो, वह शोरगुल वातावरण से हटकर हो, जहाँ पर शोरगुल ना होता हो वहाँ पर आपका विद्यालय हो। इन सभी सुविधाओं का ध्यान में रखकर आप भौतिक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। और दोस्तों, जब ये सभी सुविधाएं आपके विद्यालय में सही से होंगी तो जो बालक होंगे वह अध्ययन के लिए प्रेरित होंगे, वे अधिगम कर सकेंगे, अधिगम के लिए कोई बाधक तत्व सामने तब नहीं आएंगे। अब हम दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक, सोशल एंड कल्चर डायमेंशन। कक्षा समाज तथा संस्था का सक्षम रूप होता है। कक्षा प्रबंधक सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के संबंध से संबद्ध होता है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण निम्न संबंधों पर निर्भर है। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें कक्ष के विस्तार में सामाजिक और सांस्कृतिक क्या महत्वपूर्ण होता है। देखिए मित्रों, एक कक्षा में, एक विद्यालय में समाज का महत्वपूर्ण योगदान होता है, और दोस्तों उसके सांस्कृतिक सभ्यता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें यदि हम बात करें तो आपके सामने पहला पॉइंट है अध्यापक और विद्यार्थी का संबंध होता है। कक्षा में किसका संबंध होता है? एक अध्यापक और विद्यार्थी का संबंध होता है। विद्यार्थियों के बीच संबंध होता है। दोस्तों, विद्यार्थी एक दूसरे विद्यार्थी से मिलता है और समायोजित होता है किसमें? समाज में। और दोस्तों तीसरा पॉइंट है अध्यापक तथा प्रधानाचार्य के बीच संबंध होता है। एक विद्यालय में एक कक्षा विस्तार में किसका संबंध होता है? अध्यापक जो होते हैं, अध्यापक का प्रधानाचार्य से, प्रिंसिपल्स के बीच संबंध होता है। और दोस्तों अध्यापकों के बीच संबंध होता है अध्यापक यानी कि एक जो विभाग होता है अध्यापकों का, तो उसके बीच संबंध होता है। यह सब आपका कैसा संबंध है? यह सब आपका सामाजिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है। अगली पॉइंट है, यह एक बड़ी प्राचीन कहावत है कि जॉन और लेटिन, यहाँ जॉन से अभिप्राय विद्यार्थी तथा लेटिन का अभिप्राय विषय वस्तु या पाठ्यवस्तु से होता है। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि, उनके पूर्व व्यवहार, अधिगम योग्यता तथा रुचियों की जानकारी होनी चाहिए। शिक्षा समाज को जन्म देती है और समाज शिक्षा को जन्म देता है। शिक्षा संस्थान ही कक्षा में सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के माध्यम से नए समाज का निर्माण होता है। देखिए मित्रों, यहाँ पर यह बताया गया है कि जो आपका जॉन और लेटिन होता है, जिसके बीच में क्या अभिप्राय होता है? इसका मतलब होता है विद्यार्थी और शिक्षा के बीच सामंजस्य स्थापित हो सके। और दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थी तथा लेटिन का अभिप्राय क्या है? विषय वस्तु से है। विषय वस्तु का मतलब पाठ्यवस्तु से है, पाठ्यक्रम से। पाठ्यक्रम में दोस्तों जो अध्यापक हो बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुरूप बालक को पढ़ा सके। शिक्षक को चाहिए कि शिक्षक बालक के पूर्व ज्ञान को जान सके, बालक की अधिगम योग्यता को समझ सके, बालक की रुचि को समझ सके। यह सब की रुचि की जब जानकारी शिक्षक को होगी तो शिक्षक बालक को अच्छे से शिक्षा उसको दे सकेगा। और दोस्तों जो शिक्षा है, शिक्षा किसका जन्म करती है? शिक्षा समाज का जन्म देती है। शिक्षा समाज को जन्म देगी तो समाज किसका जन्म देगा? समाज शिक्षा को जन्म देता है। दोनों दोस्तों एक दूसरे के पूरक संस्थाएं हैं।
अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट आपके सामने है मनोवैज्ञानिक विस्तार, साइकोलॉजिकल डायमेंशन। ऐसा कहा जाता है कि अधिगम हेतु अभिप्रेरणा आवश्यक है। कक्षा प्रबंधन का मुख्य अभिकेंद्रण अधिगम पर केंद्रित होता है। अध्यापक मौखिक तथा अपनी क्रियाओं के द्वारा विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करता है व उनके अच्छे व्यवहार पर पुनर्बलन देता है। उच्च कक्षाओं में अध्यापक विद्यार्थियों की अनुशंसा का स्तर ऊंचा कर देते हैं। कक्षा क्रियाकलापों में अध्यापक की संबद्धता से विद्यार्थी भी उन क्रियाकलापों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित होते हैं। मनोवैज्ञानिक अधिगम हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह प्रभावपूर्ण कला प्रबंधन हेतु एक मानदंड है। देखिए मित्रों, यहाँ पर यदि हम बात करें कक्षा विस्तार में मनोवैज्ञानिक विस्तार का क्या योगदान होता है। देखिए मित्रों, जो अधिगम कैसे होता है, अधिगम होता है तभी जब बालक अभिप्रेरित होगा, अभिप्रेरणा से, मोटिवेशन से, वह जब उसके बीच किसी भी पढ़ने के प्रति वह आकर्षित होगा, अभिप्रेरित होगा तो वह अधिगम करेगा। और दोस्तों, अधिगम का मुख्य केंद्र क्या होता है? अधिगम का मुख्य केंद्र आपकी अभिप्रेरणा होती है, बालक की रुचि होती है। बालक के जिसमें ज़्यादा रुचि होगी वह उस चीज़ को अच्छे से सीखेगा और दोस्तों वह उस चीज़ के प्रति अच्छा व्यवहार करेगा। और दोस्तों, व्यवहार में, बालक के व्यवहार में पुनर्बलन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि बालक अच्छा कार्य कर रहा है तो वह आप उसे सकारात्मक पुनर्बलन देंगे तो बालक उस चीज़ को सीखने के प्रति ज़्यादा आकर्षित होगा। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट है नैतिक व्यवहार तथा मूल्य विस्तार, इथिकल कंसिडरेशन और वैल्यू डायमेंशन। यह कक्षा प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण विस्तार है। कक्षा प्रबंधन में प्रबंधक की अपेक्षा अध्यापक की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक कक्षा का नेता होता है, वह विद्यार्थियों का आदर्श होता है। उनका विद्यार्थियों के व्यवहार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उनको अध्यापक की भांति दिखना चाहिए, अध्यापक की भांति व्यवहार करना चाहिए। उसको कक्षा की संहिता का रख रखाव करना चाहिए तथा मूल्यों पर आधारित व्यवहार करना चाहिए। कक्षा प्रबंधन का विस्तार विद्यार्थियों की भावनाओं, दृष्टि तथा प्रभावपूर्ण मूल्य पक्ष से संबंधित होता है। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें नैतिक व्यवहार या मूल्य विस्तार की, तो एक शिक्षक को चाहिए कि जो शिक्षक होता है दोस्तों, वह जो कक्षा प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जो शिक्षक होता है वह विद्यालय का महत्वपूर्ण अंग होता है। शिक्षक के ही माध्यम से विद्यार्थी जुड़े होते हैं शिक्षा संस्थानों से। जो विद्यार्थी होता है वह शिक्षक से ही जुड़ा होता है और शिक्षक के द्वारा ही पढ़ता है। यदि शिक्षक का व्यवहार, यदि शिक्षक का नैतिक विचार, यदि शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा तो बालक उसी हिसाब से पढ़ेंगे। यदि शिक्षक का व्यवहार, व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं होगा तो बालक को अधिगम नहीं करा सकते हैं। तो मित्रों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।